भारत में एआई को लेकर कितनी ज़्यादा संभावनाएं हैं और क्या क्या चुनौतियां हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजेश रंजन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं। राजेश जी, आईआईटी जैसे संस्थान कितने तैयार हैं इस एआई को लेकर के कि हमें एआई पे कुछ ऐसा बड़ा कर दिखाना है, कितना ज़्यादा फोकस रहता है? नहीं, सारे आईआईटीज में इनफैक्ट आईआईटी, एनआईटी और जो लोकल कॉलेजेस हैं, हर जगह पे भी आईआईटी का तो एआई का तो मूवमेंट है ही है। हर जगह पे हमारे यहाँ भी एक वाधवानी स्कूल ऑफ एआई खोला गया है आईआईटी कानपुर में। आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, सभी लोग इस चैलेंज को अपने स्तर पे ले रहे हैं और अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थ्योरेटिकल नॉलेज के हिसाब से तो जो हमारा यहाँ के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो पुराने डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हैं या फिर मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, तो वो ऑलरेडी उनके पास थ्योरेटिकल डाटाबेस तो है ही है, थ्योरेटिकल नॉलेज तो है ही है। अब उसको अप्लाई करने की जरूरत है और मॉडल को और अच्छा बनाने की नहीं तो जरूरत है। तो उसके अब तक जो एआई टूल्स डेवलप हो चुके हैं, इससे आगे कहाँ पोटेंशियल आप लोग देख रहे हैं जब हम इंडिया एआई की बात करते हैं तो सबसे जो मेजर चीज जो बात हो रही है वो तो एलएलएम की बात हो रही है कि भारतीय भाषाओं को कितने अच्छे से हम ट्रेन कर सकें। मतलब अलग अलग, क्योंकि अधिकतर जो मॉडल्स डेवलप हुए हैं वो अंग्रेजी में है या फिर चाइनीज में है। तो भारतीय भाषाओं को का जो हमारा लिटरेचर है उसको वो कैसे वो पढ़ सकें और उसके अनुसार वो उत्तर दे सके, एलएलएम की एक मेजर बात है। दूसरा जो क्योंकि हम लोग एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, तो हम लोग काफी साइंटिफिक एमएल पे भी बात कर रहे हैं, जैसे कि फिजिक्स न्यूरल नेटवर्क है। जैसे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे डाटा उतना नहीं है, तो क्या हम साइंस की जो फिजिकल इक्वेशंस हैं, जो गवर्निंग इक्वेशंस हैं, उसकी मदद ले सकते हैं और फिर भी हम एआई का यूज कर सकते हैं। तो इस पे भी काफी काम हो रहा है, बहुत सारे आईआईटीज में काम हो रहा है और हमें उसमें भी काफी तो। सक्सेस मिला है। तो चाहे एनएलपी हो, एलएलएम हो, साइंटिफिक एमएल हो, तो हर हर स्तर पे मुझे लग रहा है काम हो रहा चलिए, है। और आप लोगों पे काफी आप लोगों पे काफी निगाहें टिकी हुई हैं कि आप लोग क्या कुछ ऐसा नया डेवलप करके लाते हैं। नरेश कौशिक साहब, एआई समिट, आप इत्तेफाकन दिल्ली में एआई समिट चल रहा है और आप भी दिल्ली में हैं। आपको क्या लगता है इस समिट से कौन से ऐसी एक बड़ी चीज निकल कर सामने आए तो आपको लगे कि नहीं वाकई इंडिया एक बड़ा हब के तौर पर उभर कर आएगा, जिस तरीके से आउटकम निकल कर आ रहे हैं? देखिए, ये तो दरअसल लोग आपस में एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन इस मौके पर भारत ने अपनी एआई पॉलिसी जारी की है। लेकिन मैं समझता हूं जिसकी तरफ अभी ध्यान कम दिया गया है वो है चुनौतियां। अभी हाल ही में एक स्टडी आई है जिसके हिसाब से अमेरिका की जो कंपनियां हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की छंटनी कर सकती है एआई की सहायता से। तो हमें आगे क्या इसकी चुनौतियां हैं, इसकी तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी तरह से मैं आपको ये हेल्थ और एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, अभी एक किस्सा मैं आपको बताता हूं। एक हमारे परिवार की एक महिला को एक गंभीर बीमारी हुई। उसकी युवा बेटी ने चैट जीपीटी से पूछा इस बीमारी का क्या होगा। उस चैट जीपीटी ने बताया कि आपकी माँ तो सिर्फ 2 हफ्ते में मर जाएगी। और उसकी माँ जो है अब तक जो है 1 साल के करीब हो गया है, वो एकदम स्वस्थ हो गई है। लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ कि इससे जो खतरे हैं, इसी तरह से जो एजुकेशन में हम बात कर रहे हैं, एजुकेशन में जो जिस तरह से लोग एआई का इस्तेमाल बच्चे अपने इम्तहान के लिए सवालों का जवाब देने में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके जो मिसयूज हैं। इसी तरह से जो रक्षा में जिस तरह के चैलेंजेस हैं, अगर कोई किसी एक्टर ने, स्टेट एक्टर या नॉन स्टेट एक्टर ने कोई साइबर अटैक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कहीं कर दिया, तो उससे हम कैसे बचेंगे? तो इन सब के लिए हमें तैयार होना चाहिए और इसके लिए तैयार हमें जनता को करना चाहिए। तो मैं समझता हूं जो कम्युनिकेशन है ये बहुत जरूरी है, जो इस समिट के बाद जो है सरकार को, देश की जनता को देना चाहिए कि हम जो हैं इसकी चुनौतियों को लेकर भी उतने ही सजग हैं जितनी हम इसके अवसरों को लेकर हैं। बिल्कुल, ये सवाल लेकर मैं आऊँगा प्रकाश कुमार सर के पास। मेहुल, ये जो एक बात यहाँ पे चल रही है कि चैट जीपीटी जैसे चीज़ों से लोग पूछ लेते हैं, तो उसका तो शायद ठीक है, आप जो सवाल पूछेंगे उस हिसाब से जवाब देगा। सवाल कितना आप रिफाइंड पूछते हैं वैसा जवाब आपको मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल इससे आगे है कि इसके मिसयूज़ को रोकने के लिए जो अलग अलग रेगुलेशन आते हैं, वो रेगुलेशन आप जैसे लोगों के लिए जो एआई प्लेटफॉर्म पे कुछ नया करना चाहते हैं, कितना कंसर्न रहता है?
रेगुलेशन का काफी कंसर्न तो है। जैसे मैं कहूंगा चैट जीपीटी तो एक बात हो गई, एलएलएम्स आजकल के जमाने में काफी डेवलप हो चुके हैं। जो आजकल के नए मॉडल्स आ रहे हैं वो है इमेज और वीडियो जनरेशन, एक स्टेप आगे लेके। और ऊपर हमारी रेगुलेशन हैजंट कॉट अप विद जितने जल्दी से हम टेक्नोलॉजी क्रिएट करें। जैसे अगर मैं चाहूँ, मैं जेमिनाई के ऐप में मैं कहीं पे भी किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस की फोटो निकाल सकता हूँ, वीडियो निकाल सकता हूँ। आई थिंक ये क्रिएटर्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठता है कि आप अपनी टेक्नोलॉजी को कैसे आप दे रहे हैं लोगों को, क्योंकि स्पेशली जब हम आगे की तरफ चलते हैं, इट इज नॉट जस्ट कि आपने चैट जीपीटी से कुछ पूछ लिया और वो अनसेफ रिस्पॉन्स हो जाए। अगर मैं किसी का चेहरा लेके कोई वीडियो बना दूं उनके बारे में और वो असली वीडियो जैसा दिखता है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो हमें उस टाइप की रेगुलेशन की भी बात करनी चाहिए। एंड आई तो थिंक वो एक इस बड़ी चीज है। बिल्कुल हाँ, अपनी बात पूरी 100%। एंड करिए आई इस बात। थिंक इंडिया इम्पैक्ट एआई इम्पैक्ट समिट जैसे चीजें काफी इंपॉर्टेंट है इन चीजों को डिस्कस करने में। जैसे लेकिन मेरा एक कंसर्न ये भी रहता है कि हमारे देश में कॉमनवेल्थ गेम्स भी हुआ था, लेकिन एथलीट्स इतने बढ़ के नहीं आए उसके बाद। तो हमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम समिट्स कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे एक्शन क्या आएगा वो भी हमें बहुत सोचने की जरूरत है। ये बहुत सोचेंगे तो उससे एक्शन क्या होगा, उसका आउटकम क्या निकलेगा। प्रकाश सर, मैं दो चीज़ आपके पास लेकर आऊँगा। पहला, रिस्पॉन्सिबल एआई की जो बात अभी मेहुल ने की, इससे पहले नरेश कौशिक साहब ने किया, ये रिस्पॉन्सिबल एआई कैसे हो? क्या एआई डेवलपर ही इसका ख्याल रखे, या फिर भारत जैसे देशों को यहाँ पे रेगुलेशन बनाना होगा? रेगुलेशन बनाते हैं कि 3 घंटे के भीतर आपको कुछ कंटेंट निकालने होंगे, तो उस पर बवाल मच जाता है। कैसे इसमें बैलेंस बैठाया जाए? देखिए, पूरी दुनिया में भी इसमें दो तरह के सोच हैं। एक सोच कहती है कि इसको बिल्कुल रेगुलेट करके रखें, दूसरी कहती है कि नहीं, क्रिएटिविटी इसको करने दें और जो इसका इस्तेमाल करते हैं उस पर रोक लगाइए। बात वही हुई कि आपने एक बंदूक बनाया, उस बंदूक से आप किसी की जान भी ले सकते हैं और देश की रक्षा भी कर सकते हैं। तो उसका इस्तेमाल कैसे करें? या जैसे चाकू है, उससे फल भी काट सकते हैं, हाथ भी काट सकते हैं। तो उसका इस्तेमाल कैसे करें? जनरल फीलिंग ये है कि हम इस्तेमाल, जो यूज है इस टेक्नोलॉजी का, उस पे हम कंट्रोल रखें। और मेहुल ने बड़ी अच्छी चीज बताई अभी, जैसे ये इस तरह की एप्लीकेशन जो आ गई है मार्केट में। सबसे पहला एक एमआईटी के प्रोफेसर ने ओबामा साहब की एक वीडियो छोटी सी बनाई थी करीब 3 साल पहले, जिसमें बिल्कुल नेचुरल सा लगता है कि वही बोल रहे, जबकि वो नहीं थे। वो उनकी आवाज थी, उनकी शक्ल थी, बट वो नहीं बोले थे। अब उसका बहुत दूर आगे तक चला गया और दर्शकों को इसके बारे में मालूम है। तो जो बनाते हैं इस तरह की चीज को, उनके अगेंस्ट जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लिए इंतजाम होना चाहिए। अभी सरकार ने जैसे किया कि इस तरह की जो भी आप एआई जनरेटेड कंटेंट है, आप इंस्टाग्राम पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, इस जगह पे बहुत सारी एआई जनरेटेड कंटेंट जो एकदम बिल्कुल असली लगती है। और हमारे जैसे कौशिक साहब ने शुरू में कहा था, हमारे देश में 100 करोड़ फोन है, करीब 80 करोड़ स्मार्टफोन, 80 करोड़ लोग तो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें बहुत, आप जहां भी जाइए, सब लोग फोन में चिपके हुए हैं। क्या देखते हैं? रील्स देखते हैं। अब वो देखेंगे और उनको ये नहीं समझ है कि ये नकली है या असली है, फिर वो तो वही धारणा बना के उसी को सच समझ के बैठ जाएंगे। तो उसको हम कैसे रोकें, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्रिएटिविटी को रोकने से फिर तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। और आप कहाँ तक रोकेंगे? ये न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है। जब न्यूक्लियर एनर्जी आई थी तब वो लैब से बनती थी, या सर्टेन एरियाज में जिसको आपने कंट्रोल किया, कि वो भी डुअल यूज टेक्नोलॉजी थी। यहाँ पे तो अब जैसे अभी मेहुल जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन्होंने एमआईटी से किया और वहीं पे अपनी कंप्यूटर अगर इनको मिल जाए तो वहां पे नई चीजें बना रहे हैं। आप कहाँ कहाँ से रोकेंगे? तो इसलिए एप्लीकेशन पे होना चाहिए कि इसको कहाँ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करें, ना कि क्रिएशन पे। ये रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करें, ये एक बड़ी चीज़ होगी। एक चीज़ और मैं आपसे पूछूं, फिर मैं शो को यहीं समाप्त करूंगा, कि चूंकि सबमिट में आपने भी पार्टिसिपेट किया है और मेहुल ने जैसा कहा भी कि सबमिट का आउटकम क्या होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप सबमिट के बाद साल 2 साल में कौन सी ऐसी बड़ी चीज़ जो देखना चाहेंगे कि लगेगा आपको ना जी सबमिट तो सफल रहा और एआई के मामले में वाकई हम बड़े पावर हाउस के तौर पर उभर रहे हैं, एआई क्रिएटर के तौर पर?
एक तो देखना चाहूंगा कि जैसे ग्लोबल साउथ के में सबसे पहली बार हो रहा है और इतने सारे देश के राजनेता यहाँ आए हैं, तो हमारा क्या कंसेंसस हो इस तरह की चीजों पे, जैसे रेगुलेशन है, पॉलिसी इसके रिलेटेड है, वो एक बहुत बड़ी चीज है और इसमें भारत की लीडरशिप है और वो आगे चले, जिससे हम इसमें आगे अपना वो बढ़ाएं। और दूसरा ये था कि इसमें इसके बाद जैसे हमारे इतने सैकड़ों की तादाद में जो स्टार्टअप्स आए हैं दिखा रहे हैं, वहां से जो आप शुरू में कह रहे थे ना कि हमारे अब प्रोडक्ट्स आए बाहर, तो उसके लिए क्या इनेबलिंग एनवायरनमेंट है, क्या किया जाए जिससे कि हम सिर्फ एप्लीकेशन नहीं बनाए दूसरे बड़े मॉडल्स पे, बल्कि हम कुछ अपनी नई चीजें भी यहाँ से करें और ज्यादा से ज्यादा अपनी कुछ नई समस्याओं चीजें का बनाए, समाधान करें। ये इसकी अपेक्षा यहाँ पे रहेगी।